जब से अनाउंस हुआ है कि धनुष और आनंद एल राय एक रोमांस फिल्म के लिए रियूनाइट कर रहे हैं, हर कोई इंटरेस्टेड है। लोगों को याद है कि इन दोनों ने रांझना में क्या मैजिक क्रिएट किया था। एक ऐसी मूवी जो इन माय ओपिनियन हैज़ एज्ड लाइक मिल्क, लेकिन आज भी अपने आइकॉनिक एल्बम और कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस के लिए याद की जाती है, स्पेशली धनुष की परफॉर्मेंस, जो उनकी बॉलीवुड डेब्यू थी। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि 2013 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो इससे ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थीं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मेजॉरिटी व्यूअर्स को धनुष के तमिल सिनेमा के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जहां वो ऑलरेडी एक लीडिंग स्टार थे। इस बात की अंडरस्टैंडिंग इतनी कम थी कि धनुष को हिलेरियसली रांझना के लिए बेस्ट डेब्यू फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये वो दौर था जब फिल्म डिस्कोर्स काफ़ी बेसिक हुआ करता था। थिंक पीसेस सिर्फ फिल्म की स्टोरी की इफेक्टिवनेस तक ही सीमित रहते थे। फिल्म्स के रिग्रेसिव या प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स पर डिस्कशंस पिछले 10 साल में ही आम हुए हैं। मुझे याद है अनुपमा चोपड़ा के साथ एक कॉन्वर्जेशन में उन्होंने बताया था कि फिल्म की स्टोरी टेलिंग ने उन्हें इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि वो प्रोसेस में फिल्म के अजीब प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स भूल ही गई थीं। थीम्स जैसे स्टॉकिंग और सेल्फ हार्म, जिनको एक रोमांटिक इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए यूज़ किया गया था, और इन्हीं चीज़ों को एक बहुत ही रोमांटिक नॉन प्रॉब्लमैटिक लेंस से दिखाया गया था। हम ऐसी मूवीज़ को एक नॉस्टैल्जिया के सेंस से देखते हैं, क्योंकि रोमांटिक फिल्म्स जिनके म्यूजिकल एल्बम्स में एक पेथोस हो, एक दर्द की फीलिंग हो, वो बहुत रेयर थीं। और आजकल तो बर्बादी या थोड़ी सी भी डिस्कम्फर्ट का एक ही रिएक्शन रह गया है, बर्बादी। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक कंसर्निंग ट्रेंड शुरू हो रहा है, जहां डिस्ट्रक्टिव नेचर वाली रोमांटिक फिल्म्स इतनी पॉपुलर हो रही हैं कि उन्हें ग्लैमराइज किया जा रहा है। जब आप आज बॉलीवुड की डेस्परेट नेचर देखते हैं टू स्टे रेलिवेंट, आपको रियलाइज होता है कि वो ओरिजिनल और नई स्टोरीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी की कमी के लिए एक स्ट्रैटेजी है, नॉस्टैल्जिया पे बैंक करो और जो पहले चला था उस पर डबल डाउन करो। और यहीं से तेरे इश्क में जैसा प्रोजेक्ट निकलता है। आनंद एल राय ने एज अ डायरेक्टर 2015 के बाद से कोई थिएट्रिकल हिट नहीं दी है, तो क्यों ना उन्हीं आर्टिस्ट के साथ रियूनाइट किया जाए जिन्होंने उन्हें अपनी करियर की एक बड़ी कमर्शियल हिट दी थी, धनुष और AR रहमान। तेरे इश्क में की टीजर में मुझे वही फॉर्मूला दिख रहा है जो ऐसी फिल्म्स में ग्लैमराइज हो रहा है, जहां रोमांस में अगर धोखा या हार्ट ब्रेक हो तो कैरेक्टर्स डिस्ट्रक्टिव रास्ते पे निकल जाते हैं, या तो अल्कोहलिज्म या अपने एक्स पार्टनर्स के अगेंस्ट एक्ट आउट करना। टीजर में एक सीन है, धनुष कृति सनोन की शादी में पहुंचता है, उसकी खूब पिटाई हुई है। वो बताता है कि वो अभी अभी अपने पिता के लास्ट राइट्स करके आ रहा है, गंगा जल लेकर, ताकि वो जल कृति पर डाल सके और वो जिंगर लाइन मार सके, पुराने पाप धो रहा हूं। ये विजुअल्स, इस तरह के डायलॉग्स एक टॉक्सिक और डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप के सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। और आज की सोशल मीडिया ड्रिवन सोसाइटी में, जहां हर कोई अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना चाहता है, लोग इन चीज़ों को एम्यूलेट भी करने लगे हैं। टीजर के फ्रेम्स में धनुष किसी को कोड़े से मार रहा है, कृति दारू पी रही है, पिछले टीजर में वो खुद पर कैरोसिन डाल रही थी, हर कैरेक्टर गुस्से या दुख में सिगरेट पी रहा है, एक शादी के फंक्शन में आग लग जाती है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और लास्ट लाइन वो तो इतनी क्रिंज है कि सीधा किसी सैड बॉय मजनू के व्हाट्सएप स्टेटस से उठाई लगती है। ये लाइन मॉडर्न डे मजनू के ट्रोप को और भी पक्का करती है, जो एक ट्रेंड बन गया है। फ्रेम्स में वो टेंडरनेस, वो नजाकत है ही नहीं जो आप रोमांस से एसोसिएट करते हैं। करंट ट्रेंड ये है कि रिलेशनशिप के सबसे ड्रामेटिक और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स दिखाओ, ताकि ऐसी इंटेंस फीलिंग पोर्ट्रे हो कि अगर आप रियल लाइफ में ऐसा फील नहीं कर रहे तो वो प्यार ही नहीं है। मैं इस टॉक्सिक ऑब्सेशन के रियल लाइफ इन्फ्लुएंस को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन जब आप थिएटर में सायरात देखते हुए ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे स्क्रीन पर जब आर्ची परशा पर चाकू निकालती है। माना कि इनमें से काफ़ी वीडियोस प्लांटेड PR हो सकती हैं, लेकिन आप उस आबादी में एक एंग्स्ट, एक गुस्सा देख सकते हैं जो प्यार बहुत गहराई से करती है। और इन फिल्मों में वो कहीं ना कहीं खुद को देखते हैं, अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर्स के रूप में। लोग इस डिस्ट्रक्टिव पाथ के पैरेलल्स आशिकी 2 से भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं राहुल जयकर के कैरेक्टर को क्रिटिकली एनालाइज करूं, तो वो शायद सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग था इन जेनरिक रोमांटिक मूवी ट्रोप्स के बावजूद। वो एक टैलेंटेड सिंगर है जो आरोही की स्टैमरिंग की कंडीशन में हर कदम पर उसकी मदद करता है। हाँ, वो अपने सिंगिंग जर्नी से ऑब्सेस्ड हो सकता है, और आरोही उसके लिए सिर्फ एक चीयरलीडर का रोल प्ले करती है, जबकि उसके गानों के लिरिक्स का ब्रेन वही है। लेकिन मुझे वो कैरेक्टर टॉक्सिक नहीं लगा, कम से कम आरोही के लिए। बस उस फिल्म ने इंटेंस यंग लव को इतने कन्विक्शन और इतने खूबसूरत म्यूजिक के साथ प्रेजेंट किया कि आप स्टोरी में इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन सभी इंटेंस लव वाली फिल्मों में एक चीज कंसिस्टेंट है, उस रिलेशनशिप के इम्पैक्ट से जुड़ी बर्बादी। कैसे एक सिंगर जैसे राहुल लव के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार है, प्रोफेशनल सैबोटाज से लेकर दोस्त खोना और एक्सट्रीम केस में डेथ।
एक और कंसिस्टेंट फीचर है यिन एंड यांग कॉम्बिनेशन। आदमी को हमेशा एक कंप्लीट रैक की तरह दिखाया जाता है, परपेचुअल ड्रंक लेकिन थोड़ा बैडएस, जैसे आदित्य रॉय कपूर इन आशिकी 2 या हर्षवर्धन राणे इन सनम तेरी कसम। मुझे लगता है कबीर सिंह की सक्सेस, सनम तेरी कसम और लैला मजनू की री रिलीज और उसके बाद उनका ड्रीम रन और सायरात के अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स देखने के बाद मेकर्स अब इधर उधर भाग रहे हैं। वो किसी तरह उस एनर्जी का थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी स्टोरीज में चैनलाइज करना चाहते हैं। अपने हीरो में एक वायलेंट गुस्सा दिखाना चाहते हैं जो ब्रेकअप आसानी से नहीं लेता, जो एक मॉडर्न डे देवदास की तरह खुद को दारू और सिगरेट में डुबो देता है जब बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल की धुन बजती है। हर रोमांटिक फिल्म आजकल या तो सेल्फ हार्म, डेथ या टर्मिनल इलनेस से जुड़ी है, और ये चीज़ अब थोड़ी आउट ऑफ हैंड हो रही है। ये प्यार का एक ऐसा परसेप्शन बना रही है जब लोगों के सिविक सेंस तक में ट्रिकल डाउन कर रहा है कि थिएटर में मूवीज कैसी देखी जाती हैं। मुझे चिंता है कि ये लोगों में एमुलेट ना होने लगे। मुझे यकीन है ऑलरेडी हो रहा है। हर्षवर्धन राणे की आने वाली मूवी का टीजर भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसकी पहली लाइन है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या कर लोगे। मेकर्स प्यार की जो गहराई दिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि प्यार के बिना जिंदगी बेमतलब है, लेकिन ये हमेशा एंग्स्ट और हॉस्टिलिटी क्यों। उसके बाद विजुअल्स हैं जहां हर्षवर्धन दारू की बोतल से अपना हाथ काट रहा है, कार चलाते वक्त दर्द में चिल्ला रहा है, सब टूटे दिल की डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। फाइनल लाइन में भी मौत के कॉनोटेशंस हैं। ये मेकर्स की तरफ से मास्टरफुल है क्योंकि उन्होंने स्टोरी को छिपा कर रखा है, और हो सकता है ये एक ट्विस्टेड थ्रिलर निकले। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना। डिस्ट्रक्टिव लव बॉलीवुड में एक ट्रेंड बन रहा है जहां कॉमन ट्रोप है प्यार या बर्बादी। फनी बात यह है कि ज़्यादातर मिलेनियल्स के लिए ये प्रोटोटाइप टैटूड, मोटरसाइकिल चलाने वाला, हमेशा नशे में धोता और ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड मेस हमेशा एक रैक की तरह पोर्ट्रे किया जाता था, एक लूज़र माना जाता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये अनएम्प्लॉयड बैड बॉय लीडिंग लेडीज़ के लिए सबसे अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बनकर उभर रहा है। लेट 90s और मिड 2000s की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म्स में एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, चाहे कैरेक्टर्स कितने भी इनकंसिस्टेंट या हिपोक्रिटिकल क्यों ना हो, वो हमेशा ड्रिवन थे, एम्प्लॉयड थे, या अगर राइटिंग लेजी थी तो बस अमीर थे। मुझे पसंद है कि शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं यूरोप जा रहा है, लेकिन उसके पास एक मैंशन है और एक थ्राइविंग बिजनेस। सलमान हमदिल दे चुके सनम में इटली में कॉन्सर्ट्स कर रहा है। अजय देवगन एज वनराज एक सक्सेसफुल लॉयर है। सैफ अली खान इन कल हो ना हो में एक फिल्दी रिच गुज्जू है। लव आजकल में एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट। जब वी मेट का आदित्य एक मिलियनेयर बिजनेसमैन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आई गेट इट, प्यार के लिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम वो साइड तो सॉर्टेड थी। और मैंने नोटिस किया कि मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए रोमांस का मतलब था पहले इंडिविजुअली कुछ बनना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, ताकि वो अपने पार्टनर के साथ यूनियन के लिए वर्दी बन सके। मुझे लक्ष्य का वो सीन बहुत पसंद है जहां प्रीति जिंटा ऋतिक रोशन को रिजेक्ट करती है क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए उसने आखिरकार पैशन दिखाया उसमें उसने इतनी जल्दी इंटरेस्ट खो दिया। इसने उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिव फ्यूल किया। वैसे ही जब मैं दिल धड़कने दो में फरहान अख्तर के बारे में सोचता हूँ, उसका रिलेशनशिप इस बात से शुरू होता है कि वो सोसाइटी की काली सच्चाई को एक्नॉलेज करता है कि लोग उसके स्टेटस को कैसे जज करते हैं। वो अपनी किस्मत बदलना चाहता है, खुद कुछ बनकर, ताकि वो इज्जत से शादी के लिए हाथ मांग सके। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां कैरेक्टर्स पहले वर्दी बनना चाहते थे और फिर उन्होंने प्यार ढूंढा। हो सकता है ये एक ओल्ड स्कूल सोच हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग का ये एस्पेक्ट, ये कैरेक्टर आर्क अब मिसिंग लगता है। एक ऐसी दुनिया में जहां रोमांस का मतलब हिंसा या बर्बादी हो गया है। देखिए, शाहरुख खान ने अपने हिस्से के ऑब्सेसिव लवर्स प्ले किए हैं अंजाम और दर जैसी मूवीज में, लेकिन उन्हें एक नेगेटिव लेंस से पोर्ट्रे किया गया था, इस कन्विक्शन के साथ कि वो स्टोरी का एंटागनिस्ट है। सोशल मीडिया और रील्स भले ही इन कैरेक्टर्स को बैडएस तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन उन्हें डिप्लोरेबल कैरेक्टर्स के तौर पर ही लिखा और दिखाया गया था। इसी तरह जब भी सलमान खान ने तेरे नाम जैसी फिल्म प्रमोट की, उन्होंने प्रमोशनल रन के दौरान ऑडियंस को बार बार याद दिलाया कि राधे एक लूजर है जो प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और ऑडियंस को उसके चॉइसेस को एम्यूलेट नहीं करना चाहिए। काश और लोग भी ऐसी कन्विक्शन रखें जब वो रोमांटिक फिल्मों में वायलेंट थीम्स दिखाते हैं, जब मेकर्स और एक्टर्स खुद लोगों को बताएं कि यहाँ दिखाए गए चॉइसेस डिस्ट्रक्टिव हैं और वो इन चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं करते। ट्रस्ट मी, इससे बहुत फर्क पड़ता है उन इंस्टेंसेस के मुकाबले जहां लोग कैरेक्टर्स और उनके चॉइसेस को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है मैं ऐसी मूवीज़ के एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में बात करके बोरिंग लग रहा हूं, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन ये है कि रोमांस एक ऐसा जॉनर ना बन जाए जो सिर्फ इन वायलेंट और वॉलेटाइल थीम से ही जुड़ा हो।
आई होप एक्सप्लोर करने के लिए एक रेंज हो, ना कि बस हीरोज और हीरोइंस एक दूसरे की बर्बादी की उम्मीद में बैठे रहें।